हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एक तरह से चैप्टर वाइज क्रम में भी पढ़ाया जा रहा है और एक क्रम में पढ़ाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उस चैप्टर की भी कंप्लीट हो जाएँ और वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ये प्रयास है कि बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज हों, आपको कम समय में ज़्यादा लाभ हो, अच्छे से आप सीखें, समझें और आगे बढ़ें। तो इसी क्रम में ये लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लगातार वीडियोस को अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए। चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया, इसमें देखिए आपका खनिज के बारे में पहला क्वेश्चन लिखा है कि खनिज क्या होते हैं। अब देखिए, खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं, सब आप सभी लोग बहुत ही जनरली सबको आइडिया होता है, सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, कोयला है और विभिन्न प्रकार की धातुएं हो गई, कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से भीतर से प्राप्त होता है। जैसे बहुत जगहों पर खुदाई करके, बहुत से राज्यों में खुदाई करके फिर कोयला को बाहर निकाला जाता है। तो बहुत खानों से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी कि जहाँ पर खुदाई हो रही होती है उनको खान भी बोलते हैं। और उनसे जो खनन करके, यानी खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई करना, वहाँ से जो कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें और धातुएं विभिन्न प्रकार की निकाली जाती हैं। ये प्रक्रिया जो है वो खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि खनिज क्या हो जाएंगे। इसका मतलब आप सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई कहेगा कि ये खनिज क्या है, तो आप ये मुख्य बात आपको लिखना है, ज़रूरी है कि पृथ्वी के भीतर से खनन करके, खुदाई करके विभिन्न प्रकार की धातुएं और क्या, कोयला, विभिन्न प्रकार की धातुएं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कहाँ से मिलती हैं, पृथ्वी के भीतर से मिलती हैं। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, खनन के द्वारा, खनन या जिसको हम खुदाई कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी खानें होती हैं, खानों के खनन से, खुदाई के माध्यम से ये धातुएं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त किया जाता है। इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि खनिज पृथ्वी के भीतर से खनन के माध्यम से प्राप्त पदार्थ हैं, धातुएं हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इनको हम खनिज के रूप में जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, खनिज क्या होते हैं आप लिख लेंगे, ठीक है। तो खनिज ये हो गया। और अब खनिज के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि खनिज, सभी खनिज सीधे सीधे जब खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं, खानों से निकाले जाते हैं, तो क्या वो सीधे सीधे जिस रूप में हम धातु को देखते हैं, आज जिस रूप में हम चीज़ों को देखते हैं, क्या वैसे ही होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि भाई कुल्हाड़ी है घर में, वो लोहे से बनी है। दरवाजे हैं आपके, बहुत सारे विंडोज़ में लोहा लगा है, घर में बहुत जगहों पर लोहे का प्रयोग हुआ है। तारों में आप देखते हैं, घरों में कॉपर यानी तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, बहुत प्रकार की धातुएं, विभिन्न प्रकार की धातुएं हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो क्या वो जिस रूप में हमें आज दिख रही हैं, क्या इसी रूप में हमको खुदाई से प्राप्त होती हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ धातुएं अपने ही रूप में प्राप्त होती हैं जैसे वो हैं, और काफ़ी मात्रा में धातुएं यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। यौगिकों का मतलब क्या होता है कि वो किसी यौगिक के रूप में होंगी। यौगिक का मतलब कंपाउंड के रूप में होंगी, यानी कि वो धातुएं सीधे सीधे, जैसे आयरन है, लोहा, जिसको आप आयरन कहते हैं, आयरन कहें यानी लोहा कहें, ये सीधे सीधे लोहे के रूप में ना मिल करके क्या मिलेगा, अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि लोहे को प्राप्त करेंगे तो Fe2O3 ये इस फॉर्म में ऑक्साइड के रूप में चट्टानों में या जैसे भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारी धातुएं जो है, विभिन्न प्रकार की धातुएं, वो अपने जिस रूप में हम आज उनका प्रयोग कर रहे हैं इसी रूप में नहीं मिलती, बल्कि संयुक्त रूप में मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में मिलती। तो जब संयुक्त रूप में मिलती हैं यौगिकों के रूप में, तो वो उनका संयुक्त स्वरूप हो जाता है और एक स्वरूप होगा मुक्त, है ना, एक संयुक्त और एक मुक्त। संयुक्त में हमेशा वो कंबाइंड होंगे। जैसे लोहा है, लोहे को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आयरन को। लोहा सदैव देखिए इस तरीके से कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्साइड भी है, यानी कि इस रूप में, संयुक्त रूप में मिला। फिर बाद में उसको हम संशोधित करके और फिर हम आयरन वहां से लोहा निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। वो प्रक्रिया भी आगे आएगी, आप सीखेंगे। इसी में धातुकर्म वगैरह आप देखेंगे कि धातुकर्म क्या है, तो आप चीजें समझेंगे।
तो सबसे पहली बात आई यहाँ पर कि मुक्त अवस्था में, अगला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले खनिजों के नाम लिखिए। देखिए जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, जैसे है वो नेचर में प्रकृति के द्वारा भी हमको वैसे ही मिले तो वो मुक्त अवस्था में होंगे। तो उसमें होते हैं सोना जैसा हमें आज दिखता है, जैसे आप देखते हैं गोल्डन कलर में आप उसको, तो वो वैसे ही मिलता है, उसी रूप में मिलता है। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये चीज़ें, और प्लेटिनम हो गया, यहाँ तक कि कॉपर भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के सोना, चांदी और प्लेटिनम ये धातुएं हैं, इनका नाम लिख देंगे। ये धातुएं कुछ ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में। मुक्त अवस्था का मतलब भी हुआ जैसी ये आज दिखती हैं प्रयोग में वैसे ही ये प्राप्त भी होती है, उसी कलर में उसी रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो सुनहरे रंग में ही मिलेगी और चांदी सफ़ेद चमकीले रंग में ही मिलेगा। तो इसी तरीके से ये ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी अपने ही स्वरूप में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आएगा फिर संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। संयुक्त अवस्था का मतलब जैसे देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम चूना पत्थर के रूप में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। आपको जब पृथ्वी से मिलेगा कैल्शियम तो कहाँ मिलेगा, पहले चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, और इससे फिर हम कैल्शियम को बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से आयरन आपने देखा Fe2O3 इस रूप में मिलेगा, फिर आयरन को बाहर निकाला जाएगा, लोहे को। तो इसी रूप में बहुत सारे हैं, जैसे कॉपर Cu2S इस फॉर्म में मिलता है, फिर कॉपर को बाहर निकाल लिया जाता है, तो कॉपर सल्फाइड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्वरूप में चीज़ें प्राप्त होंगी, अलग अलग स्वरूप में चीज़ें प्राप्त होंगी, संयुक्त रूप में प्राप्त होंगी, और फिर उनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी अवस्थाएं हैं जो, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो कि हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं, और बहुत सी ऐसी धातुएं जो संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो संयुक्त और मुक्त अवस्था आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं बात यहाँ पर यौगिक रूप में पाए जाने वाले 3 खनिजों के नाम। अभी मैंने लिख दिया था, ठीक है। यौगिक रूप में सबसे पहले यही लिख दीजिए 3 खनिज का नाम, Fe2O3 जिसको हम हेमेटाइट भी कहते हैं, हेमेटाइट कह सकते हैं, या फिर इसको हम आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, है ना। एक तो ये हो गया, इसका ये नाम हो गया। यही इसी तरीके से Cu2S कर दीजिए, है ना, कॉपर सल्फाइड कर दीजिए, Ag2S कर दीजिए, है ना, ये हो गया। लेकिन अब क्योंकि यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, तो इनका नाम ये ना लिख करके आप ये लिख लीजिए Fe2O3, और एक बॉक्साइड का लिख लीजिए, बॉक्साइड होता है एक बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, इस रूप में मिलता है। ये एल्युमिनियम का एक अयस्क है, अभी हम अयस्क भी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। ये आयरन का हो गया, ये आपका इसका हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, आप MgCO3 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, ये सारे लिख सकते हैं। तो ये संयुक्त रूप में पाए जाने वाले, आपके यौगिक रूप में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं। यौगिक कह सकते हैं या संयुक्त रूप कह सकते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड के रूप में। देखिए यौगिक कब होता है, जब तत्व मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और वाटर बना, तो ये जो वाटर है, जल है, H2O, ये यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसमें देखिए 1 से अधिक तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब 1, 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, मिल करके संयोग करके बनता है, तो उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब चलिए यौगिक और संयुक्त अवस्था आपने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, अयस्क के बारे में जानते हैं। तो आपने जाना कि खनिज क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले खनिज के कौन कौन से होते हैं उनको देखा, यौगिक के रूप में पाए जाने वाले खनिज देखा। बहुत से ऐसे खनिज मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि भाई कुछ समुद्र में पाए जाने वाले खनिजों के नाम, समुद्र में पाए जाने वाले खनिजों के नाम बताइए। तो समुद्र में पाए जाने वाले खनिज अगर हम इनके नाम लिखें तो उसमें हो जाएगा जैसे सोडियम क्लोराइड, आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ये समुद्री खनिज हो गया। इसी प्रकार से सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड ये हो गया, इसका आप NaCl बोल सकते हैं, ये आपका NaI हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब जो खनिज हैं ये समुद्री खनिज होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है अयस्क क्या है। चलिए देखते हैं अयस्क क्या होते हैं। अब आप समझेंगे अयस्क क्या है। देखिए अयस्क जिनको हम इंग्लिश में ओर्स कहते हैं, अयस्क हम बोलते हैं इनको ओर्स।
ठीक है, या सिंपली ओर कह लीजिए। अब ये अयस्क क्या होते हैं, अयस्क से आप क्या समझते हैं? ये भी सभी एक प्रकार के खनिज ही होते हैं। देखिए बहुत सी चट्टानों में विभिन्न प्रकार की धात्विक खनिजें पाई जाती हैं। यानी आप जानते हैं कि जैसे बहुत कोई चट्टान है, अब इसमें कॉपर है, अगर इसमें कॉपर है तो सीधे कॉपर तो दिखेगा नहीं, चट्टान में कॉपर मिक्स होगा, चट्टानी रूप में धात्विक खनिजें होंगी। ऐसे अगर ये कोई चट्टान है, मान लीजिए रॉक है, और इस चट्टान में धातु है, ठीक है, तो वो धात्विक खनिज जो होगा इसमें, इसके अंदर यानी इस चट्टान में कुछ धात्विक खनिज होगा, उसी को हम धात्विक खनिज कहेंगे, जो इस चट्टान में प्रारंभ में मुक्त अवस्था में यानी प्राकृतिक अवस्था में है, ये कह सकते हैं। तो अब ये जो धात्विक खनिज प्राकृतिक अवस्था में चट्टान के रूप में है, ठीक है, इसको निकालने की प्रक्रिया होगी, इसको बाहर कर निकाला जाएगा। तो कुछ ऐसे चट्टानें होंगी, कुछ ऐसी चट्टानें होंगी देखिए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज होगा, ज़्यादा धात्विक खनिज होगा, है ना, तो इसमें से धातु निकालना तो ठीक है, ज़्यादा धात्विक खनिज है। और कुछ ऐसी चट्टानें होंगी जिसमें कम धात्विक खनिज होगा। अब अगर देखिए ज़्यादा धात्विक खनिज है, मिनरल है, तब तो ठीक है। अगर इसमें से हम निकालेंगे धातु को, इसमें से धातु को बाहर निकालेंगे, तब तो अच्छी बात है, हमारे लिए आसान भी है और लाभदायक भी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में धातु प्राप्त होगी। लेकिन वही कम धात्विक खनिज वाली जो चट्टान है, इसमें से निकालना हमारे लिए उचित नहीं होगा और ये नुकसानदायक होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अयस्क है, ये जो धात्विक खनिज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं को हम अयस्क कहते हैं, जिनको हम कम लागत में ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि उन धातुओं को बाहर निष्कर्षित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो सामान्य रूप से अयस्क की परिभाषा आप क्या देंगे कि सभी चट्टानों में धात्विक खनिजें पाई जाती हैं, सभी चट्टानों में धात्विक खनिजें पाई जाती हैं। इन धात्विक खनिजों में जो जिन चट्टानों में अधिक मात्रा में धात्विक खनिज है, उनमें यदि उन धात्विक खनिजों को कम लागत में, पहली बात क्या, कम लागत में, लागत भी ज़्यादा ना है, और अधिक मात्रा में, ठीक है, और सरलता से, आसान प्रक्रिया से धात्विक खनिजों को, किसको, धात्विक खनिजों को बाहर निकालना, धात्विक खनिजों को निष्कर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। इन्हीं धात्विक खनिजों को अयस्क कहते हैं, इन्हीं धात्विक खनिजों को अयस्क कहते हैं, इन्हीं धात्विक खनिजों को क्या कहते हैं? को अयस्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल। यानी कि कहां से? चट्टानों से कम लागत में अधिक मात्रा में सरलता से धात्विक खनिजों को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, चट्टानों से कम लागत में अधिक मात्रा में सरलता से धात्विक खनिजों को निष्कर्षित किया जाता है। इन्हीं धात्विक खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई, इसको आप समझ गए होंगे कि अयस्क क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो धात्विक खनिजें निकल रही हैं ये अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, अब इन अयस्कों से, ये जब अयस्क हमें मिल जाएंगे, ओर्स जिनको हम बोलते हैं, अब इनसे हम धातुओं को बाहर निकालेंगे। अब आगे की प्रक्रिया ये आएगी कि इनसे धातुएं बाहर निकाली जाएंगी, और जब धातुएं अयस्कों से बाहर निकाली जाएंगी तो उसको क्या कहा जाएगा वो आगे समझेंगे, वो धातु कर्म में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये आप समझ गए होंगे कि अयस्क और खनिज क्या है। खनिजें सभी जो खनिजें हैं वो अयस्कों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, धात्विक खनिजें। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में मैग्नीशियम, जिंक, ये कुछ आपको एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, और आपका पीबी यानी लेड है जिसको सीसा कहते हैं। पीबी मतलब प्लैम्बम होता है जिसको लेड कहते हैं यानी सीसा। ये कॉपर है, ये आपका चांदी है, और आयरन है, और क्या बोला गया है? एल्यूमिनियम और कैल्शियम। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनके एक एक अयस्कों के नाम लिखिए, या आपसे ऐसा आ जाएगा कि कभी 2 अयस्कों के नाम बताइए, 3 अयस्कों के नाम बताइए। तो इसमें कम से कम इनके एक एक अयस्क आपको मालूम होने चाहिए। जैसे इसका एक अयस्क मैं बात करूँ तो MgCO3, इसका बात किया जाए तो ZnCO3। ठीक है, इसका बात किया जाए लेड का तो इसको PbS, कॉपर में बोला जाए तो Cu2S, सिल्वर के लिए, चांदी के लिए बोला जाए तो Ag2S, इसी तरीके से आयरन के लिए बोला जाए तो Fe2O3, है ना, Fe2O3,
और एल्यूमिनियम के लिए कहा जाए तो आप बोल सकते हैं Al2O3 इंटू 2H2O, अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल में 2H2O। कैल्शियम के लिए कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यानी CaSO4 इंटू 2H2O, ये बोल सकते हैं। तो ये कुछ आपके सामने एक एक जो आ गए कि इन सभी तत्वों के लिए अयस्क, ठीक है, एक एक अयस्क आपका आ गए। तो ये तो अयस्क हैं, इनके सूत्र आप ध्यान रखेंगे, और अगर सूत्र के बाद नाम भी आपको समझना है तो नाम भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे इसका नाम है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट इसका नाम आपका हो जाएगा कैलेमाइन, कैलेमाइन। इसका नाम हो जाएगा गैलेना, ये जो आपका लेड PbS है इसका नाम गैलेना। Cu2S आपका जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका नाम आपका हो जाएगा Cu2S, कॉपर सल्फाइड भी कह सकते हैं। अगर सिंपली नाम नहीं याद आ रहा है तो आप कॉपर सल्फाइड बोल दीजिए, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। वैसे इसको कहा जाता है या कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, इसका नाम क्या है, कॉपर ग्लास। Ag2S क्या होता है, Ag2S को आप बोलेंगे अर्जेंटाइट या अर्जेंटाइट, हाँ अर्जेंटाइट। इसका नाम आप हेमेटाइट, हेमेटाइट। एल्युमिनियम का आप नाम ये तो बॉक्साइड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बॉक्साइट। और ये आपका जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जो लिखा है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम है। इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो आप देखते हैं आपके छतों में डेकोरेशन में घरों में यूज़ होता है POP, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं CuSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं 2 CaSO4 इंटू H2O। ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब ये आपको कुछ अयस्क ध्यान रखने जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धातु कर्म क्या है, ठीक है, धातु कर्म जिसको मेटलर्जी कहते हैं इंग्लिश में, धातु कर्म क्या है। अब देखिए ये जो धातु कर्म है, ये अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी अयस्क हो, अयस्क अभी आपने देखा चट्टानों में खनिज जो होते हैं उन्हीं को अयस्क कहते हैं। तो अयस्कों से धातुओं को, है ना, धातुओं को निष्कर्षित करने की प्रक्रिया, निष्कर्षित करने की प्रक्रिया, या निष्कर्षित मतलब निकालना, बाहर निकालना, निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है, कहा जाता है। यही आपका धातु कर्म होता है। सिंपल सी बात है कि अयस्क है, चट्टानी रूप में जिस भी रूप में है, उसमें जो धातुएं हैं, खनिज हैं, उन्हीं को अयस्क कहते हैं। और उन अयस्कों से उन धातुओं को बाहर निकाल लेना क्या कहा जाएगा, वो धातु कर्म कहा जाता है। तो धातु कर्म की परिभाषा ये हो गई। अब देखिए अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। अयस्क का सांद्रण, देखिए अब ये जो अयस्क है, इनमें से जो धातुएं निकाली जाएंगी, बहुत प्रकार से इनका शोधन किया जाएगा, इनको बहुत प्रकार से बाहर निकालने के अलग अलग तरीके होंगे। तो अब उनको अलग करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। मान लीजिए एक चट्टान को काफ़ी बारीक बारीक तोड़ लिया गया, बहुत सारे जिसमें धातु है, अब वो बारीक फॉर्म में उसका चूरा बना लिया गया। अब उसको वहाँ से धातु कैसे लिया जाएगा। मान लीजिए सिंपल सी बात है, पहले हम इसको जनरल समझते हैं। ये कोई चट्टान है, रॉक है, ठीक है, जिसमें धात्विक खनिज है। क्या है, मान लेते हैं जिसमें धात्विक खनिज है। अब इससे हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक रूप में इसको तोड़ लिया, और ये जो बारीक रूप में तोड़ लिया, अब इनमें से हम किसी रूप में देखेंगे कि भाई इनमें से हम कैसे अयस्कों को अपने अयस्कों के, ये जो अयस्क, ये चट्टानें थी, इसको इस रूप में बारीक रूप में कर लिया, पिसे हुए रूप में कर लिया। अब इसमें से हम किस प्रकार से धातु को बाहर निकालेंगे, तो इसकी एक विधि है सांद्रण, ठीक है, सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये सांद्रण विधि से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण से क्या समझते हैं, तो आप यही बोलेंगे अयस्क के बारीक पिसे हुए भाग से धातुओं को
अलग करने की, पृथक करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, अब इनके, ये आपका सांद्रण हो गया। अब सांद्रण की प्रमुख विधियां क्या होंगी? सांद्रण जो मुख्य रूप से होगा, अब यहां पर इसमें से ये अलग करा जाएगा। मान लीजिए अब इसमें से क्या होगा, दो रूपों में हम चीजों को लिखेंगे। जब इन बारीक बारीक जो हमारे ये कण आ गए, ये बारीक पिसे हुए कणों से दो रूप में, एक रूप में हम उसकी धातु को अलग कर लेंगे और जो अशुद्धि बचेगी, मिट्टी, कंकड़, बालू, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ये दो रूप में तो टूटेगा आगे चल के, है ना। ये जो पिसे चूरे हैं ये क्या होंगे, दो रूप में। एक में धातु हम अपने काम की चीज को बाहर करेंगे और बाकी अशुद्धियां, अशुद्धि का मतलब हुआ जैसे मान लो बालू हुआ, कंकड़ हुआ, पत्थर हुआ, ये सब चीजें बाहर की जाएंगी। तो अब ये सब चीजें जो अशुद्धियां हैं ये बाहर की जाएंगी। तो ये कैसे बाहर होगा, इसकी विधि है आपकी सांद्रण की विधियां। तो इसमें आता है आपका प्रमुख कि भाई सांद्रण की विधियां। तो सांद्रण की विधियां मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। एक गुरुत्वीय, नोट कर लीजिए, सांद्रण की प्रमुख तीन विधियां हैं। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण मतलब अलग करना, पृथक मतलब अलग करना, पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और दूसरा है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और एक विधि और आपकी तीसरी ली जाएगी, फेन फ्लवन विधि। ये इन तीन विधियों से सांद्रण किया जाएगा और ये सांद्रण करने की प्रक्रिया हम समझेंगे अब। तो चलिए देखते हैं कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। आपने समझा कि अयस्कों से धातु, अयस्कों के बारीक पिसे हुए भाग से धातुओं को अलग करना, पृथक करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ये नोट कर लेंगे। फिर सांद्रण की मुख्य तीन विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फेन फ्लोवन विधि। अब तीनों विधियों को बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक है, तीनों विधियों को चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो विधि है, सबसे पहली जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, ये जब क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में फुल मार्क्स में आएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सिंपली इस तरीके से कोई जैसे लकड़ी का तख्ता रख दिया गया और यहां से आपका इसमें बारीक पिसा हुआ भाग यहां से गिराया गया। ठीक है, मान लीजिए बारीक पिसा हुआ जो अयस्क का बारीक पिसा भाग, यहां पर क्या है, अयस्क है जो कि बारीक रूप में है, बारीक पिसे रूप में, है ना। यहां से गिराया जाएगा, इस पे गिराया जाएगा और इधर से जल की तेज धारा दी जाएगी, इधर से जल की तेज धारा दी जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा कि क्योंकि यहां से अयस्क कंटिन्यू गिर रहे हैं, क्योंकि यहां से अयस्क कंटिन्यूटी से गिर रहे हैं, इधर से जल की तेज धारा दी जा रही है और बीच में यहां पर स्टॉपर है, अवरोधक है। तो क्या होगा कि जल के बहाव से जो अशुद्ध हल्के कण होंगे वो तो बाहर चले जाएंगे और जो भारी कण, धातु के भारी कण होंगे वो इन सब जगहों पर आकर के ऐसे रुक जाएंगे, वो इन सब जगहों पर आकर के रुक जाएंगे और बाकी जो अशुद्धियां हैं वो बाहर चली जाएंगी। जल के प्रवाह में अशुद्धि बाहर चली जाएगी और जो धातु है वो वहीं पर रुक जाएंगे, अवरोधों पर रुक जाएंगे जहां बीच में अवरोध लगे हैं। ठीक है, तो ये है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगली पृथक्करण विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, अयस्कों के पिसे हुए भाग को क्या किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि में ऐसा किया जाता है कि इस पे एक ऐसे पट्टा लगा होता है और दो घिरनियां लगी होती हैं। इस पे ये पट्टा चल रहा होता है, ये इस पे आपका ये पट्टा है जो कि ऐसे चल रहा है, ये मोशन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। दो घिरनियों पर एक पट्टा जो है वो घूम रहा होता है और यहाँ पर फिर से वही अयस्क गिराए जाते हैं, अयस्क यहाँ पर फिर से गिराए जाते हैं। और जब अयस्क यहाँ पर बारीक रूप में गिराया जाता है तो होता क्या, क्योंकि ये रोटेशन में है, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है। तो अब ये क्योंकि घूम रहा है, ये पट्टा चल रहा है लगातार, इस पे अयस्क गिराए गए
तो वर्ड आया है चुंबकीय। चुंबकीय मतलब जो चुंबकीय विधि, यानी चुंबकीय विधि वहीं लगाया जाएगा जहां पर लोहा आदि हो या चुंबकीय पदार्थों को, जहां पर चुंबकीय धात्विक पदार्थ होंगे। इन अयस्कों से पिसे हुए बारीक भागों से जब इस पे गिराएंगे तो ये पट्टे से ये चीजें सरकती हुई इधर आएंगी, ये पट्टे के ऊपर ये चीजें सरकती हुई इधर इस तरफ आएंगी, ठीक है, पट्टे के ऊपर से ये सब ऐसे इधर आएंगे और आ करके एक समय में क्या होगा कि क्योंकि पट्टा चल रहा है तो जो भी ये अशुद्धियां हैं इधर इधर दूर गिरेंगी, इधर दूर आकर के गिरेंगी। लेकिन जो भी इसमें से चुंबकीय पदार्थ होंगे, जैसे लोहा आदि इसमें होगा, जो ये अयस्क है लोहा वगैरह जो होगा वो चुंबकीय, यहाँ पर एक घिरनी इसकी चुंबकीय घिरनी होती है। इसमें जो पट्टा लगा है 2 घिरनियां आप देख रहे हैं कि ये और एक ये, इसमें से एक चुंबकीय घिरनी होती है, ऐसा कह सकते हैं। अब इस पे क्या होगा कि यहां से जो चुंबकीय पदार्थ होंगे ये इसकी तरफ आकर्षित होंगे, वो इधर आकर्षित हो जाएंगे और वो यहाँ कहीं पर स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पर कहीं गिर जाएंगे, मतलब नज़दीक में ही कहीं पर गिर जाएंगे, नज़दीक में ही कहीं पर गिर जाएंगे। और जो अशुद्धियाँ वो दूर गिरेंगी, अशुद्धियाँ दूर गिरेंगी, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो इस पे, क्योंकि ये चुंबकीय घिरनी है, इस घिरनी पर अंदर चुंबकीय घिरनी होने के कारण ये जो चुंबकीय कण है इनको अपनी तरफ खींचता रहेगा और इनको नज़दीक गिरा देगा, और जो बाकी बालू कंकड़ धूल मिट्टी वो सब दूर जाएगा, क्योंकि पट्टा चल रहा था तो वो सब दूर गिरेंगे, ये नज़दीक गिर जाएगा। यानी कि ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई। तो आप समझ गए कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। और ये अब एक विधि आती है फेन प्लवन विधि। अब देखिए ये फेन प्लवन विधि क्या है, इसको समझ लेते हैं। फेन प्लवन विधि, फेन का मतलब होता है एक तरह से झाग, है ना, ये जो होता है झाग होता है एक तरह से। अब देखिए क्या होगा कि एक चैम्बर होगा, इस चैम्बर में क्या लिया जाएगा, इस चैम्बर में जल लिया जाएगा प्लस अयस्क लिया जाएगा, जो भी अयस्क होगा वो अयस्क होगा, वो अयस्क लिया जाएगा, और एक चीज और मिलाई जाएगी, ठीक है, चीड़ का तेल, एक होता है चीड़ का तेल जिसको पाइन ऑयल कहते हैं, ठीक है, पाइन ऑयल, PINE। तो ये जो चीड़ का तेल है, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, जल अयस्क और चीड़ का तेल, इसमें भर दिया जाएगा, है ना। और ये मान लीजिए इसमें आपका भर दिया गया ये मिक्स रूप में, और इसमें क्या किया गया, अब इसमें वायु प्रवाहित की जाएगी, कहीं से वायु प्रवाहित होगी, ये वायु यानी कि हवा को प्रवाहित किया जाएगा। अब इसमें से हवा को प्रवाहित जब कराएंगे तो जब हवा अंदर प्रवाहित होगा तो ये जो मिक्सचर है यहां से झाग बनेगा, क्या बनेगा, झाग बनेगा, ये झाग बन जाएंगे, और झाग बन करके झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे, और इसमें से मुख्य रूप से इसमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है इस विधि से। सल्फाइड जहां पर होता है, जैसे कॉपर सल्फाइड अभी आपने पढ़ा था, तो जिसमें सल्फाइड होता है इनका ज़्यादातर इस विधि में किया जाता है प्रयोग। अब ये जो झाग है, ये जो झाग आप देख रहे हैं, ये जो झाग आपका बना है, ये झाग इधर निकाल लिया जाएगा और निकाल के सुखा लिया जाएगा, इस झाग को सुखा लिया जाएगा। इसी झाग में आपका जो अयस्क था वो बाहर आ जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, यहाँ पर अशुद्धियाँ बैठ जाएंगी, अशुद्धियाँ नीचे रह जाएंगी, क्योंकि वो भारी होंगी तो वो झाग के साथ ऊपर नहीं आ पाएंगी, अशुद्धियाँ नीचे सेटल डाउन हो जाती, नीचे बैठ जाती। ये विधि आपकी फेन प्लवन विधि है, और इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप इसको ढंग से समझ गए होंगे। अभी के लिए इतने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, सीखना है, और इन पर आपको प्रश्न आंसर करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ढंग से सीखिए, समझिए, लगातार वीडियोस को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।